जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मुझे लिपस्टिक लगाना कितना पसंद है। मैं एवरीडे लिपस्टिक लगाती हूँ। मुझे लिपस्टिक लगा के, काजल लगा के बहुत अच्छा फील आता है। तो मैं हमेशा कुछ और करूँ ना करूँ, लिपस्टिक और काजल ज़रूर लगाती हूँ। बट जब भी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ ना, एक खटका मन में हमेशा लगा रहता है कि कहीं ये मेरे लिप्स को एक्स्ट्रा ड्राई ना कर दे, या कहीं लिपस्टिक जो है वो हार्मफुल ना हो, क्योंकि बहुत सारी लिपस्टिक बहुत हैवी केमिकल से बनी होती हैं। तो अगर आपके मन में भी ये क्वेश्चन रहता है कि मेरी लिपस्टिक कहीं लोडेड तो नहीं है ना केमिकल से, तो इसका सोल्यूशन लेकर आया है ममाअर्थ अपनी इस न्यू लिपस्टिक की रेंज से, जो कि है मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विद एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई। ये एक मैट लिपस्टिक है लेकिन ये बहुत क्रीमी है। ये लिपस्टिक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, टॉक्सिन फ्री है और इसमें आपको एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई की गुडनेस भी मिलती है। दीज लिपस्टिक्स आर स्मच प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ, स्टेज अप टू 12 आवर्स, हाईली पिगमेंटेड है। ज़रा सा आप एक स्वाइप लगाते हैं ना तो आप इसका पिगमेंटेशन देख सकते हैं। बस एक स्वाइप में ये पूरा आपका लिप एरिया कवर कर लेते हैं, आपको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हाईली पिगमेंटेड लिपस्टिक्स हैं ये। आपके लिप्स को ये देता है इंटेंस नरिशमेंट, बहुत लंबे टाइम तक आपके लिप्स मॉइस्चराइज रहते हैं, क्योंकि ये आती है नॉन ड्राइंग फार्मूला के साथ में। लाइट वेट भी है और बहुत कंफर्टेबल है वेयर करने में। नॉन टॉक्सिक और हार्मफुल केमिकल फ्री होने की वजह से ये सेफ हो जाती है एवरीडे यूज़ के लिए। मेरे पास जो शेड आया है इनका वो है 01 कार्नेशन न्यूड, लेकिन इसके बहुत सारे शेड्स हैं तो आप उनमें से कोई भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये शेड ऐसा है जो हर स्किन टोन पे बहुत अच्छा जाएगा और ये आते ही मेरा फेवरेट बन चुका है। अगर आपको भी लिपस्टिक का ये शेड पसंद आया है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक के थ्रू जाके आप इनके और शेड एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। बाकी इनकी रेटिंग बहुत अच्छी है और मेरी तरफ से एकदम अप्रूव है ये। 100% आप इनको ले सकते हैं और इनका कोई भी शेड आप ट्राई कर सकते हैं। ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन तो मिल ही जाते हैं, जैसे अमेज़ॉन पे, नायका पे, पर्पल पे, फ्लिपकार्ट पे। ममाअर्थ की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और इनके ऑफिशियल ऐप पे भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन भी परचेज़ करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आपके नियर बाय जो भी स्टोर्स हैं उन पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अगर आप कभी स्पॉट करते हैं इनके प्रोडक्ट तो आप मुझसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ममाअर्थ की वेबसाइट या उनकी ऐप से शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरा ये जो कूपन कोड है होम 2025, जिसका इस्तेमाल करके आप पा सकते हैं 20% ऑफ। ये जो कोड है ये सिर्फ वेबसाइट पे ममाअर्थ की और उनकी ऐप पे एप्लीकेबल है। तो ऐप नहीं है तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट से तो शॉप कर ही सकते हैं आप लोग। बाकी ममाअर्थ जो है वो आपकी सुनता भी है, मतलब वो फीडबैक्स को बहुत ही सीरियसली लेता है। रिसेंटली ममाअर्थ ने अपना जो ऑनियन शैम्पू है उसको इम्प्रूव किया बेस्ड ऑन कस्टमर्स फीडबैक। तो अगर आप भी किसी भी प्रोडक्ट को लेके कोई व्यू रखते हैं, कोई चेंज चाहते हैं, उसमें कोई भी आपका फीडबैक है तो वो आप शेयर कर सकते हैं ममाअर्थ से। ममाअर्थ हमेशा यही कोशिश करता है कि कस्टमर्स के फीडबैक के बेसिस पे वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें। तो लगातार रिसर्च एंड इनोवेशन के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने सारे के सारे लिंक और साथ में डिस्काउंट कूपन भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी हो रहा है दोपहर का 1:20। तो अभी इस टाइम तक जो भी सुबह का सारा रूटीन है सब कुछ डन है। इवन आज मेरा जो काम है ये भी बहुत जल्दी फिनिश हो गया, क्योंकि आधी कुछ वीडियो मैंने कल एडिट करके रख ली थी। तो नहीं तो होता क्या है ना कि 3-4 तो मुझे इसी में बच जाते हैं, लेकिन आज जो है बहुत जल्दी ये मेरा काम ख़त्म हो गया। अभी है काम, हाफ एन आवर का काम और है, लेकिन फिर भी कंपेयर करें तो जल्दी हो गया। तो अभी मैंने अपने लिए 1:30 बजे वैसे लंच टाइम होता है, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट किया था, अराउंड 11। तो इसीलिए मैं अभी लंच नहीं ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक गुआवा काटा है अपने लिए और इसको मैं ले रही हूँ। इस पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है और साथ में 1 टीस्पून 1 छोटा चम्मच मैंने फ्लैक्स सीड लिए हैं यहाँ पे, इसका पाउडर। तो इसके साथ आप मिक्स करके खाओगे। अगर ऐसे फ्लैक्स सीड आपसे नहीं खाए जाते हैं ना, फ्लैक्स सीड जो है ना सबको
ऐसे पसंद नहीं आता है। तो अगर आप ऐसे नहीं खा पाते हो या रोस्ट करके उनको नहीं खा पाते हो ना, तो ये बहुत अच्छा वे है, जब भी आप फ्रूट्स लेते हो तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लो या साइड में रख लो एज अ डिप। उसमें डिप करके आप खाते रहो तो पाउडर होता है ना, तो चिपक जाता है फ्रूट के ऊपर और आप अच्छे से खा सकते हो, आपको टेस्ट पता भी नहीं लगेगा। नहीं तो आप ये जो पाउडर है ना, इसको अपने खाने के साथ भी एज अ साइड थोड़ा सा लेके और दाल चावल में मिला के, सब्ज़ी में मिला के ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो। फ्लैक्सीड होता बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैंने ये तरीका ढूंढा है। मुझे ये तरीका अच्छा लगता है कि फ्रूट्स के साथ ऐसे खा लिया। तो अभी मैं ये अपना गुआवा खाऊंगी और उसके बाद फिर मुझे जाना है किचन में कुछ बनाने के लिए। तो सुबह मैंने आज क्या क्या कुक किया है मैं बता देती हूँ। सिद्धार्थ के लिए पास्ता बनाया था, पहले पिंक सॉस पास्ता, तो रेड सॉस भी घर पे बनाया, वाइट सॉस बनाया और फिर दोनों को मिक्स करके बनाया। फिर हस्बैंड के लिए आलू बीन्स बनाया, तो बीन्स बहुत कम थे तो सबके लिए नहीं हो पाते, तो फिर मैंने तीसरी सब्ज़ी बनाई, तीसरी चीज़ बनाई जो कि थी इसकी क्या बोलते हैं, चने और आलू की सब्ज़ी। साथ में घुगनी रखी हुई थी बॉईल करी हुई, तो उसको मैंने फ्राई कर दिया था। और मक्के की रोटी बनी थी और प्लेन रोटी, दोनों ऐसे बना था, तो वो सुबह हो गया है। तो अभी मैं सिर्फ चावल डालूँगी। सिद्धार्थ को स्कूल के बाद चावल अच्छे लगते हैं, तो थोड़ा सा चावल डाल दूँगी। माँ को भी अच्छे लगते हैं दोपहर में, तो वो राइस और चने की जो सब्ज़ी बनी है वो हो जाएगा। तो जस्ट मुझे चावल चढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे जो मेरा अभी आधे घंटे का काम बचा है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ किचन में। मुझे ना कमेंट आया था, 2 बार कमेंट आया है अलग अलग वीडियोस पे। तो एक्चुअली मैं ना ऐसे ना लिख के रिप्लाई नहीं करना चाह रही थी, इसलिए डिले हो गया ये बताने में। जिस दिन मैं कुलचे बना रही थी ना, तो मैं उल्टा तवा करके, क्योंकि ये मेरा ग्लास टॉप है, ये ग्लास का है, तो इस पर तवा उल्टा करके मैं कुलचे सेक रही थी। और मैं ऐसे ही नान बनाती हूँ, तो मेरे को तो बहुत सालों से आप लोग देख रहे हो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मेरे पास ग्लास टॉप 2010 से है। ये मेरा जो है ये तो हॉट टॉप है। इससे पहले जो था वो मतलब ऐसे स्लैब पे रखने वाला था, लेकिन वो भी ग्लास टॉप था। तब भी मैं बनाते आई हूँ। तो ऐसे तवा उल्टा करके रोटियाँ सेकने से, कुलचे नान सेकने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ग्लास बिल्कुल भी नहीं चटकता है। प्रॉब्लम तब होती है ना जब आप हीट को ना रोक देते हो। आप लोगों को शायद पता होगा कि एक वो ना तंदूर आता है, जिसमें क्या होता है, वो तंदूर ना जैसे कि ये है, जैसे कि समझिए ये है ना। अब आप इसको ऐसे ढक दो और वो जो तंदूर होता है उसकी बनावट ऐसी होती है कि वो ऐसे ढक देता है, उसके बाद ऐसे ऐसे उसकी बनावट होती है। ऊपर आप लिट्टी या बाटी कुछ भी लगा दो, या फिर कुछ भी आपको तंदूर करना है तो आप उसको बना सकते हो। तो ये काम आपको नहीं करना अपने ग्लास टॉप पे। कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी है जिससे कि ये ढक जाए। उससे क्या होता है, हीट अंदर ही अंदर एक अवन का काम करती है, तो उससे लिट्टी बाटी या रोटी तो बनी जाएगी, लेकिन आपका जो ये ग्लास टॉप है ये भी चटक जाएगा। मैंने एक बार चटकाया हुआ है अपना ग्लास टॉप। मैंने गलती क्या की थी, आप में से किसी को पता हो शायद, पहले जैसे हम लोग एल्युमिनियम की कढ़ाइयाँ यूज़ करते थे, तो एल्युमिनियम की कढ़ाइयों के किनारे पे और खूब काला काला नहीं जम जाता था, खूब काली काली हो जाती थी कढ़ाइयाँ। तो वैसे ही एक मेरी बहुत पुरानी कढ़ाई थी, मुझे लगता है सिद्धार्थ 2 साल 2.5 साल का रहा होगा, ये 3 साल का रहा होगा, तब की बात है ये। तो ना गली गली में घूमते थे वो कढ़ाई साफ़ करने वाले। वो क्या करते थे, उस कढ़ाई में खूब सारी हीट डालते थे। एक हीटर जैसा उनके पास था जिसको चलाते थे और कोयले से चलाते थे उसको, और खूब सारी हीट जनरेट होती थी जो कि सीधा कढ़ाई पे पड़ती थी, उन पार्ट्स पे जहाँ पे वो गंदगी चिपकी हुई है। और वो पार्ट जो है वो इतने गर्म हो जाते थे कि वो जो गंदगी है वो जल करके और छूट जाती थी। तो हमने एक कढ़ाई ऐसे ही साफ़ कराई, तो मैं बड़ी फैसिनेट हो गई कि अरे वाह, ऐसे तो हम कढ़ाई घर पे भी साफ़ कर सकते हैं।
तो मैंने क्या किया था, सिद्धार्थ को मैं सुलाने चली गई और मैंने कढ़ाई ऐसे उल्टा करके रख दी कि गर्म होती रहेगी और मेरे पास ग्लास टॉप ही था उस समय। और फिर नियर अबाउट आधे घंटे बाद वो पूरा ग्लास चटक गया, चट चट चट। और जब चटकना शुरू करता है ना ये टफन ग्लास, तो ये एक ही बार में नहीं चटकते, ये चटकते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद पूरा एकदम चूरा चूरा हो गया। तो मुझे पूरे 2000 रुपीज़ लगे थे उसको चेंज करवाने में। ये तब की बात है जब सिद्धार्थ 2.5-3 साल का मेरे ख्याल से रहा होगा। तो तब से मुझे पता चला, अब मैंने कढ़ाई पूरी उल्टी कर दी थी तो पूरी हीट वहाँ से वो रुक रही थी। तो वही नहीं करना है आपको, कढ़ाई या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो आता है, तंदूर या वो जो उस चीज़ को रोक दे, गैस के चारों तरफ रोक दे, वो नहीं करना है आपको। बाकी तवा आप उल्टा करते हैं तो हीट रुकती थोड़ी ना है, वो तो ऊपर आ रही है, फैल रही है, साइड से निकल रही है। तो आप बड़े आराम से उल्टा तवा वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हो अपने रोटी, नान, तंदूरी पराठाज या कुलचे वगैरह बनाने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी बड़ी बात ना मैं कमेंट सेक्शन में अच्छे से समझा नहीं पाती, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में बता दूँगी। तो चावल मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है, सिद्धार्थ को लेने के लिए निकलूँगी मैं 20-25 मिनट बाद। और यहाँ पे मैंने देखिए तैयारी कर रखी है, इसमें अदरक है, लहसुन है और हरी मिर्च है। तो ये कल ही मैंने तैयारी कर ली थी और थोड़ी देर इसको मैंने सुखाने भी रख दिया था फ़ैन के नीचे, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा धूप दिखा दूँ। वैसे मैं कल ही बनाने वाली थी इसको, लेकिन मैंने सोचा आज मैं धूप थोड़ी सी दिखा दूँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी। तो ये बहुत अच्छे से सूख चुकी हैं। तो सिद्धार्थ को वापस लाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं ये अचार डाल दूँगी। यहाँ पे ये जो है चने और आलू की सब्ज़ी जो आज बनी थी ये है। थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी। सिद्धार्थ को स्कूल से लाने के बाद उसको भी खाना दे दिया। माँ ने भी अभी तक नहीं खाया था तो उनको भी दे दिया और मैंने भी खा लिया। और ये लोग अभी खा ही रहे हैं। मैंने सबसे लास्ट में खाना लिया था और सबसे पहले मैं खा के उठ गई हूँ। और दोनों जन बहुत धीरे धीरे खाते हैं। सिद्धार्थ को स्कूल से लाने के बाद ना ये थोड़ा सा मेरा रेस्ट टाइम होता है, एकदम रिलैक्स टाइम। इसमें अब कुछ काम नहीं होता है, आधा पौना घंटा। उसके बाद फिर शाम के काम थोड़े से शुरू होते हैं। हर दिन मैं क्या करती हूँ, आधा पौना घंटा रेस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर सिद्धार्थ अपना पढ़ाई लेके थोड़ा बैठता है, थोड़ा उसके साथ बातचीत, थोड़ा सा खिलवाड़, मतलब बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड वैसे किया। फिर उसकी थोड़ा पढ़ने के लिए उसको बोलती हूँ कुछ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम फाइनल वाले बस आ ही जाएंगे, अब कुछ दिनों में ज़्यादा टाइम नहीं है। थोड़ा बहुत एग्ज़ाम का तैयारी, कुछ सुनना, कुछ टास्क देना, वो सब चलता है। फिर वो अपना 6 बजे चला जाता है ट्यूशन और फिर मैं अपने घर के काम, बर्तन अरेंज करना, डिनर की तैयारी, ये सब। और बीच में ना चाय वाय का वो सब तो चलता ही रहता है। लेकिन आज है वेडनेसडे मार्केट में जाने की सोच रही हूँ, क्योंकि सब्जियाँ सारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो सब्जियाँ लानी है, कुछ बहुत ज़्यादा हैवी मैं नहीं आजकल उठा पाती हूँ। देखती हूँ मैं जब भी उठाती हूँ तो मेरे को शोल्डर पेन हो जाता है। और पेन का आप लोगों को मैंने उस दिन बताया ही कि मेरा पेन का कुछ बीमारी ऐसा हो ही गया है। तो अब मुझे समझ भी आ गया है कि पेन वेन ये सब क्यों होते रहते हैं मुझे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पहले मैं 25-25 किलो सब्ज़ी उठा कर लाती थी, पता है, इससे भी ज़्यादा 25-30 किलो सब्ज़ी, 2 किलो ये ले लिया, 2 किलो वो ले लिया, बहुत सारी चीज़ें मैं एकदम दोनों बैग भारी भारी उठा के लाती थी। लेकिन अब उतना मैं हैवी नहीं उठा पाती हूँ, तो जितना मुझसे ला पाऊँगी मैं उतना लेकर आ जाऊँगी सब्ज़ियाँ। वंदना भी जा रही है मेरे साथ में। और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बुद्ध बाज़ार है क्या, कोई स्पेसिफ़िक मार्केट है? कोई ऐसी मार्केट नहीं है कि बहुत कोई जैसे लाजपत नगर और सरोजनी नगर ऐसी मार्केट नहीं है। ये मंडी है, सब्ज़ी मंडी है। और ये मतलब दशकों से हमारे इंडिया में चलती आ रही है कि कहीं भी रोड पे मार्केट लगी होती है, उसमें हर तरह का सामान आपको मिलता है। सब्जियां मिलती हैं, किचन का सामान मिलता है, मेकअप का सामान मिलता है, कपड़े मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है, सारी मिली जुली दुकानें होती हैं। तो बहुत ही बेसिक लेवल वाली एक मार्केट है बुद्ध बाज़ार, यानी बुधवार को लगती है तो बुद्ध बाज़ार इसका नाम हो गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ और आपके आसपास से काफ़ी कम रेट पे सब्जियां मिल जाती हैं, क्योंकि ये मंडी टाइप है। तो जैसे आपके आसपास वो जो बेसिक वाली सब्ज़ी मार्केट, सब्ज़ी मंडी लगती हैं, बस ये वही है।
और कुछ नहीं है। वहाँ से आने के बाद मैंने किचन काउंटर टॉप पूरा क्लीन किया। आपने देखा कितने सारे बर्तन थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना अपने अचार की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे मैं अब शुरू हो गई हूँ अचार के काम में। बहुत दिन से सोच रही थी ये अचार बनाने के लिए। जो सारी ये चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें, ये मैंने बिना मेज़रमेंट के ऐसे ही बस साफ़ करती गई, रखती गई, ऐसा था। तो अभी मैं ना सेपरेट कर रही हूँ हर चीज़ को और देख रही हूँ मुझे कितनी चीज़ कितनी डालनी है, क्योंकि किसी किसी को अदरक का स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता, तो आप थोड़ा कम करके डाल दीजिए। ऐसा कोई मेज़रमेंट नहीं है कि 1 कप ये लेना है 1 कप वो लेना है, ऐसा नहीं है। किसी को तीखा कम पसंद है तो आप अदरक और लहसुन बढ़ा सकते हैं, मिर्च कम कर सकते हैं। तीखा ज़्यादा पसंद है तो मिर्च लहसुन ज़्यादा डाल करके अदरक कम कर सकते हैं। तो जो लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा मेज़रमेंट नहीं है कि भाई 1-1 कप डालना है या 1 कप ये आधा कप ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं भी यहाँ पे देख रही हूँ, सारी चीज़ें थोड़ी सेपरेट करी मैंने और अनुमान लगाया कि मेरे घर के हिसाब से कितना सही रहेगा। तो मैंने अदरक थोड़ी डाली है, मतलब जैसे आधा कप अदरक होगी, 1 कप लहसुन होगा, मैं बता रही हूँ एक एवरेज, और 1 कप ही मैंने मिर्च डाली है, क्योंकि मिर्च का स्वाद अच्छा लगता है। सिद्धार्थ को तो खाना नहीं है, हम बड़े लोग ही खाएंगे, तो इतनी मिर्च हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने लहसुन और मिर्च की क्वांटिटी सेम रखी है और अदरक की उससे आधी रखी है। बस इन सब को हम यहाँ पे चॉप कर लेंगे। चॉपर में सबसे बेस्ट रहेगा, हाथ से करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो मैं नहीं कहूँगी कि आप इसको हाथ से करो, आप इसको मिक्सी में कर लेना। बस थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड करना, बहुत ज़्यादा एकदम पेस्ट नहीं बनना चाहिए। पल्सेस पे आप काम करना, एक पल्स करना, फिर देखना क्या स्टेटस है और उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो। थोड़े बहुत चंक्स आप बड़े रख सकते हो। अब इसमें मैंने चॉपर में डाला था तो सारे एक ही बराबर चॉप हो गए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से ना थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन, इनको चॉप करके, हाथों से चॉप करके थोड़े बड़े बड़े चंक्स करके इसमें डाल दिए हैं, तो वो थोड़ा मिला जुला सा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। इसे मिलाने का काम ना आप ग्लास के बर्तन में ही करना, क्योंकि विनेगर वगैरह भी हम डाल रहे हैं, और इसको स्टोर भी आप ग्लास के ही किसी जार में करें तो बेहतर रहेगा। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नमक डाला है। नमक अच्छे से डालिए, थोड़ा तेज़ नमक जो होता है वो प्रिवेंशन का काम करता है, जब प्रिजर्वेटिव काम करता है तो अचार ख़राब नहीं होता है। साथ ही जो हम यहाँ सिरका डाल रहे हैं, तो सिरका और नमक आप तुरंत डाल दो, इससे क्या होता है अदरक का कलर ख़राब नहीं होता है। नहीं तो काट के रखो तो कई बार अदरक का डिस्कलरेशन आ जाता है उसमें। तो जैसे ही आप काट करके सारी चीज़ें इकट्ठी करेंगे, आप उसमें सिरका और नमक डाल के छोड़ दो। उसके बाद आराम से आप अपना मसाला वगैरह बनाते रहो, और या फिर आप मसाला भी पहले बना के रख सकते हो, तो सारी चीज़ें एक ही बार मिला सकते हो। यहाँ पे मैंने धनिया लिया है 1.25 टेबलस्पून, मतलब 1 टेबलस्पून और 1/4 टेबलस्पून, और उतना ही मैंने यहाँ पे सौंफ लिया, जितना धनिया उतना सौंफ, और उसके आधे से भी कम आपको लेना है मेथी और जीरा, मतलब 1/2 टेबलस्पून मेथी, 1/2 टेबलस्पून जीरा। और इन सबको अच्छी तरीके से आप रोस्ट कर लीजिए। जैसे ही आपकी जो धनिया है वो चटकने लगेगी ना, उस टाइम तक आपको रोस्ट करना है। कलर गहरा नहीं होना चाहिए, तो मीडियम फ्लेम पे आराम से धीरे धीरे आप इनको भूनिए। जैसे ही आप इसमें वो चटकन की आवाज़ सुनते हैं ना, इसको हटा के आप साइड कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए और इसको ग्राइंड कर लीजिए। मसाला हमने यहाँ पे पीस लिया है, तो हम इसको अभी बाउल में ऐड कर देंगे जिसमें सारी चीज़ें हमने रखी हुई हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल मसाले इसमें ऐड होंगे, जैसे कलर के लिए हम कश्मीरी रेड चिली डालेंगे। इसके अंदर खूब सारा ग्रीन चिली है, तो आप तीखी वाली मत डालिएगा, सिर्फ आपको कलर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर चाहिए। थोड़ी सी कलौंजी हम डालेंगे, आधा छोटे चम्मच से भी थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर हम डालेंगे हल्दी इसके अंदर, और सारी चीज़ों को कर देंगे अच्छे से मिक्स। बाकी तेल तो डालना मत भूलिएगा। तो कुछ लोग ना सरसों का जो तीखा
जो झांस है उसे पसंद नहीं करते हैं, तो वो गरम करके ठंडा करके डालते हैं तेल को। हमें सरसों के तेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी झांस भी हमें पसंद है, उससे कच्चा खाना भी हमें पसंद है। तो मैं तो वही हर अचार में इसी तरीके से कच्चा सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। तो चॉइस इज़ योर्स, अगर आप इसको झांस हटा के डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं या कच्चा भी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं पड़ता है, 4 टेबल स्पून के अराउंड या 5 टेबल स्पून के अराउंड इसमें तेल जाएगा इतनी क्वांटिटी के लिए। और डिपेंड करता है, मतलब एक ना तेल की लेयर आपको दिखे हर जगह, ऐसा नहीं एकदम सूखा सूखा लगे, पेस्ट जैसा लगे, थोड़ा सा तेल दिखना चाहिए इसमें, उतना डालिए। और बस इसको जार में अच्छे से साफ़ किया हुआ, धोया हुआ और फिर बढ़िया तरीके से सुखाया हुआ, हो सके तो धूप में रखिए। धूप में नहीं रख सकते हैं तो गैस के ऊपर ना थोड़ा सा, मतलब रख के नहीं डायरेक्ट, आप थोड़ा सा डिस्टेंट देख के हाथ में पकड़ के अगर उसके ऊपर हल्की सी गर्माहट देंगे ना जार में, थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होता है वो सारा हट जाता है। तो ऐसे करके भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंस्टेंट अचार है तो तुरंत आप इसको खा सकते हो, लेकिन इसका जो असली मज़ा, असली स्वाद आता है ना, वो हर चीज़ का एक दूसरे में रच बस जाए, 2 से 3 दिन बाद खाएंगे तो बहुत टेस्ट आएगा। 1-2 दिन इसको आप धूप में भी रखिए, उसके बाद फ्रिज में रख के आराम से आप इसको 20 दिन 1 महीना तक आराम से चला सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ये चल सकता है। तो बहुत ही टेस्टी सा ये अचार बन के तैयार हुआ था। मैं हाईली आपको बोलूँगी कि अभी अदरक वगैरह बहुत अच्छी आ रही है, बहुत सस्ती आ रही है, तो इसको एक बार बना के ट्राई करके ज़रूर से देखना आप। और माँ ने बोला कि थोड़े से मकई के दाने जो हैं वो भूनो, मतलब उनको पॉपकॉर्न खाने थे तो मकई बोलती हैं कि मकई भून दो। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बटर और तेल डाल के, नमक डाल करके फटाफट ये भून देती हूँ। बटर वाले और अच्छे लगते हैं खाने में। थोड़ा तेल डाला है, थोड़ा बटर डाला है, नमक डाला है, फिर मक्के के दाने ऐसे डाल दिए मैंने। इनको आपको कम से कम 2 मिनट ऐसे चलाना पड़ता है मीडियम फ्लेम पे। और जैसे ही आपका पहला जो कॉर्न है वो पॉप होना, उसके बाद आप इसको ढक दो, क्योंकि उसके बाद तुरंत ये प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। और फिर ये जो पॉट है आपका अपने आप भर जाएगा। मीडियम लो या फिर सिम फ्लेम पे आप इसको करेंगे तो एकदम परफेक्ट आपके पॉपकॉर्न बनके तैयार होंगे। तो तुरंत में ही पूरा बाउल देखिए भर गया है। तो ये थोड़े थोड़े हमने पॉपकॉर्न इंजॉय किए। और उसके बाद डिनर वगैरह का थोड़ा सा तैयारी माँ ने कर लिया था। जब मैं मार्केट गई हुई थी तो उन्होंने पालक और आलू की जो सब्ज़ी है वो छौंक दी थी, तो वो था हमारे पास। तो मेरा मन किया कि चलो कुछ ना बढ़िया सा बनाया जाए। सर्दियों में ऐसा अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो बनाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मेवा के और गोंद के लड्डू बनाते हैं। तो चीज़ें भी मेरे पास सारी अवेलेबल थी। ये तो मैंने ना गोंद सर्दियों के बिगनिंग में ही मंगा लिया था, लेकिन यूज़ ही नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे ये 50 ग्राम गोंद है, काजू है, बादाम रख लिया है मैंने, नारियल भी रखा हुआ था तो इसको भी निकाल लिया है। नारियल को हम यहाँ पर कद्दूकस कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा बड़े में नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे में नहीं, जो मीडियम वाला ग्रेटर आता है ना, उससे मैं यहाँ पे कद्दूकस कर रही हूँ। ये जो लड्डू होते हैं ना बहुत ही शक्तिवर्धक होते हैं, बहुत ही ताकत इनसे कहते हैं मिलती है। तो इसीलिए मैं इनको बना रही हूँ, क्योंकि बीमार होने के बाद ना इस बार जो तबीयत सबकी ख़राब हुई है, बहुत कमज़ोरी सी आ गई है। तो सोच ही रही थी कि क्या किया जाए, तो मुझे ये लड्डू सबसे परफेक्ट ऑप्शन लगा। ये जो घी आपने देखा ये मैंने घर पे ही बनाया था। तो मैंने वैसे बाहर का घी रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि मतलब ऐसे बना रहे हैं लड्डू वड्डू तो घर का ही घी यूज़ करते हैं, सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2-2.5 टेबल स्पून के अराउंड घी डाला होगा। और फिर मैंने इसमें गोंद डाल दिया है। तो गोंद ना एकदम से पूरा मत डालिए, गोंद को ना फूलने के लिए थोड़ा सा, एक तो तेल चाहिए होता है, तेल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा घी चाहिए होता है। तो सबसे पहले आप इसको फ्राई करके निकाल लें ताकि वो पूरे के पूरे घी में फ्राई हो सके। और दूसरा, इसको थोड़ा खुला खुला जगह चाहिए होता है, थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ जगह चाहिए होता है, तो कि अच्छे से ये खुल के अच्छे से पॉप हो जाए, फूल जाए। और इनको मीडियम लो फ्लेम पे ही आप पकाएं, नहीं तो क्या होता है गोंद ऊपर से तो फूला फूला दिखता है लेकिन अंदर से चूई रहता है, क्योंकि अंदर से वो कच्चा रह जाता है। तो इसका ध्यान रखें। अच्छी तरीके से थोड़ा टाइम लगा के इसको 2.5 से 3 मिनट तक आप भूनेंगे तो बड़े आराम से ये बहुत अच्छे से भून जाते हैं। इसको निकालने के बाद फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो आप भूनते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही आप आगे प्रोसेस में बढ़ते हो घी कम होता जाता है। तो सबसे पहले आप गोंदी कर लेना, उसके बाद जो और ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप फ्राई करना। आज ये जो लड्डू मैं बना रही हूँ ना, इसमें ड्राई फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा पोर्शन है। आटा हम यूज़ करेंगे लेकिन काफ़ी कम यूज़ करेंगे, तो मेनली ये ड्राई फ्रूट्स ही हैं।
तो इसे आप काफ़ी लिमिट में खाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खा लें, 2-3 लड्डू ऐसे कि अच्छे लग रहे हैं। 1 लड्डू एक दिन में काफ़ी है, और जो बच्चे हैं छोटे उनको आधे से ज़्यादा ना दें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं तो गर्मी कर सकता है। लिमिट में अगर हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो फ़ायदा करती है, अनलिमिटेड अच्छी चीज़ भी नुकसान कर जाती है। तो गर्म चीज़ है और काफ़ी हैवी चीज़ें हमने इसमें यूज़ की हैं। तो एक बड़े लोग के लिए और छोटे लोग के लिए, जैसे सिद्धार्थ को भी मैं हाफ़ ही दे रही हूँ, और हम सब लोग जैसे बड़े हैं तो हम एक एक खा सकते हैं। नारियल भी यहाँ पे हमने फ्राई करके निकाल लिया है, और देखिए कितना लाल लाल भुना भुना हो गया है। ऐसे ही आपको भूनना है इसे। इसको निकालने के बाद फिर से हम कढ़ाई के अंदर घी ऐड करेंगे। अब ना हम इसके अंदर आटा जो है वो भूनने वाले हैं। ये जो आटा है ना, ये मैंने इस बार खुद पिसवाया था, चक्की पे जाके ऐसे कस्टमाइज़ करके जो बोलते हैं ना पीसने के लिए, वैसे करवाया था। तो 12 किलो आटे के अंदर 1 किलो मैंने चने मिलवा दिए थे। तो इसके अंदर थोड़ा सा बेसन का टच है, मोटा थोड़ा सा आटा है, जो रेगुलर आटा आता है पैकेट वाला उससे थोड़ा सा मोटा है ये। तो आटा तो खैर आप कोई भी ले सकते हो, पैकेट वाला जो भी आप खाते हो वही आटा लें, लेकिन 1 कप आटे के अंदर 1 चम्मच आप बेसन मिला दें। इससे बड़ा सौंधापन अच्छा आएगा और बहुत ही टेस्टी से आपके लड्डू बनेंगे। तो 1 कप आटा, 1 टेबलस्पून बेसन मिक्स करके आप उसको देसी घी के अंदर ऐसे करके खूब अच्छी तरीके से भून लीजिए, लाल लाल, खूब अच्छी बढ़िया खुशबू आने लगेगी, तब तक आपको भूनना है इसे। तो आटा भी एकदम अच्छे तरीके से भुन गया है। देखिए कलर बहुत बढ़िया आ गया और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो इसको मैंने एक बड़े से बाउल में जिसके अंदर मुझे सारी चीज़ें एक्चुअली मिक्स करनी है उसमें डाल लिया है, और सेम कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पे 1 कप भर के गुड़ लिया है, और हाफ़ कप उसी कप से मैंने यहाँ पे चीनी भी लिया है। खाली गुड़ भी लिया जा सकता है, खाली चीनी भी लिया जा सकता है, लेकिन मैंने दोनों को मिक्स करके लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ना सिरप बन जाए। हमें एक्चुअली इसका सिरप बनाना है, हमें चाशनी नहीं बनानी है। कोई भी लड्डू बर्फ़ी जब आप बनाते हो तो उसमें सिरप लगता है, चाशनी नहीं लगती है। तो बस इसको अच्छे से मेल्ट करना है आपको और इसका सिरप कर लेना है। तब तक जब तक ये हो रहा है, धीमी आंच पे मैंने उसको छोड़ दिया। हम सारे ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे एक एक करके पीस लेंगे। अलग अलग पीसना है, क्योंकि कुछ चीज़ों को पीसने में एकदम एक ही पल्स में वो पिस जाते हैं, और कुछ जैसे काजू है बहुत जल्दी पिस जाता है, बादाम को पीसने में टाइम लगता है। तो अलग अलग आप थोड़ा पीसिएगा, और बहुत ज़्यादा आपको पाउडर नहीं करना है इसको, थोड़ा पाउडर थोड़ा दरदरा रहे ऐसा आपको पीसना है। तो काजू बादाम दोनों पीस लिए मैंने। उसके बाद जो मैंने गोंद रखा था, लास्ट में मैंने गोंद डाला है क्योंकि मिक्सी में थोड़ा चिपक जाता है, तो गोंद भी मैंने यहाँ पे पीस करके तैयार किया है। उसके बाद जो हमने नारियल को रोस्ट करके रखा था, वो नारियल भी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। मुझे ना सौंठ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसमें 1.5 बड़ा चम्मच भर के सौंठ डाल रही हूँ। आप इसमें और भी ज़्यादा सौंठ ऐड कर सकते हैं, लाइक 2-3 चम्मच ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। मुझे बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है, लेकिन इतनी क्वांटिटी के लिए मुझे लगा कि ये सही रहेगा। लेकिन जब बाद में मैंने लड्डू खा के देखे ना, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं 1 बड़ा चम्मच और डाल सकती थी इसमें, मतलब 2.5 चम्मच तक मैं सौंठ ऐड कर सकती थी। लेकिन आपको एकदम सटल फ्लेवर अगर चाहिए तो 1.5 चम्मच ही डालिएगा, इसमें ये परफेक्ट आया था। ये सारे सूखे सूखे जो इंग्रेडिएंट हैं इनको पहले आप अच्छे से मिक्स कर लो, क्योंकि जब आप इसमें सिरप ऐड कर दोगे ना तो फिर ये मिक्स नहीं होंगे अच्छे से। और इसके अंदर ना मैं एक चीज़ डालना भूल गई, जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ, वो है काली मिर्च। तो पिसी हुई काली मिर्च आप 1 टीस्पून इसमें डाल सकते हो, और ज़रूर डालना, मैं बिल्कुल भूल गई एकदम बाद में, लास्ट में जाके जब लड्डू वड्डू बांध लिए ना मैंने, तब मेरे को याद आया। तो 1 छोटी चम्मच काली मिर्च आप डालिएगा ज़रूर। और ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके फिर हम सिरप ऐड करेंगे। और जितनी मैंने सिरप बनाई थी सारी यूज़ नहीं हो पाई, मुझे लगता है लगभग हाफ़ कप से थोड़ा सा कम सिरप बच गया था। तो आप देख लेना कैसे करना है। आप एकदम से सारी मत डाल देना, जब भी बनाना ना थोड़ा थोड़ा करके डालिए लिक्विड हमेशा, ताकि अगर कम लग रहा है तो फिर वो पता चल जाए। तो मेरा बच गया था तो उसको मैंने साइड कर दिया, और यहाँ पे मैंने ये लड्डू बांध लिए हैं। तो इससे आप लड्डू भी बना सकते हो, या किसी मोल्ड में डाल के इससे आप बर्फ़ी कट करके उस शेप में भी बना सकते हो, जिसमें आपको खाना कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो। तो इतने सारे लड्डू बने हैं, ड्राई फ्रूट्स लड्डू, और घर में सबको अच्छे लगे, सब लोग अब डेली डेली इसको खा रहे हैं। तो आप भी बना के इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और अपने बच्चों को भी ट्राई करवाइएगा, देखिए उन्हें कैसे लगते हैं।
खा के बताओ कैसे है लड्डू। मैं काम कंप्लीट करना है, ये अभी करना है। देख तो बहुत अच्छा लगा और गर्मा गर्म लग रहा है। गर्मा गर्म लड्डू, थोड़े गर्म है अभी, तुरंत के बने हुए हैं। वाह, सही बताओ। ये वाकई हाँ बहुत बढ़िया, सही बताओ। बहुत बढ़िया, मजा आ गया कसम से। चुप कर तू, तुझे मीठा पसंद नहीं है तो तुझे तो अच्छे लगेंगे ही नहीं ना। तुम दवा के ड्राई फ्रूट डाला हुआ है ना? दबा के ड्राई फ्रूट्स है। आटा खाली 1 कप है, बाकी 1 कप काजू, 1 कप बादाम, 1 कप नारियल, 1 कप और हाँ गोंद। 1 से ज़्यादा नहीं खा सकते। अरे कौन सा डाल दिया जिससे पेपर चिपकाते हैं क्या? नहीं, वो वाला गोंद नहीं है, पेपर चिपका रहे हैं। गोंद, जो गोंद के लड्डू बनते हैं। फिर डाला है मैंने इसके अंदर सौंठ और खूब सारा घी, गुड़। आपको अच्छे लगे ना? बहुत बढ़िया। मेहनत सफल हो गई, मेहनत। और इसके बाद ना हमें जाना था गिफ्ट लेने के लिए, तो मैं निकल गई हस्बैंड के साथ, सिद्धार्थ को भी लेके गए। और ये किसी के बर्थडे के लिए हम गिफ्ट लाने गए हैं, तो वो तो आपको अगले कल के व्लॉग में पता चलेगा कि किसका बर्थडे हम अटेंड करने जा रहे हैं। तो गिफ्ट लिया, मिठाई वगैरह वहाँ के लिए ख़रीदी और फिर हम घर आ गए थे। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।